जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्यामितीय समावयवता। अब देखो, ज्यामितीय समावयवता वैसे तो कई प्रकार के कंपाउंडों द्वारा शो की जाती है, पर हमारी नीड के हिसाब से हम लोग 3 तरह के कंपाउंड के अंदर जीआई को डिस्कस करेंगे। पहला है एल्कीन, दूसरा होता है ऑक्जिन्स और तीसरा होता है जिसमें जीआई डिस्कस करने वाले हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कि आखिर इनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होती है। सबसे पहले हम एल्कीन की बात करें तो देखो, एल्कीन इन विच ईच डबल बॉन्डेड carbon have individually 2 different group or atom, so GI। यानी GI के लिए कंडीशन क्या है? एल्कीन के रेस्पेक्ट में आप एक बात याद रखेंगे, क्या बात? कि ऐसे एल्कीन जिनमें प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव इंडिविजुअली यानी पर्सनली 2 डिफरेंट ग्रुप और एटम्स। यानी आप अगर एल्कीन के अंदर जीआई देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बात होनी चाहिए, एल्कीन के जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उनमें प्रत्येक पर 2 डिफरेंट ग्रुप या एटम जुड़े हुए होने चाहिए। क्या कहा मैंने? जो एल्कीन है उसके डबल बॉन्डेड कार्बन को देखिए और उन डबल बॉन्डेड कार्बनों पर, प्रत्येक पर, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन 2 तो होंगे कम से कम, तो दोनों पर आपको क्या देखना है कि प्रत्येक पर इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप या एटम जुड़े हुए हैं या नहीं। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये कोई एल्कीन का डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो आपको इस कार्बन को भी रीड करना है और इसको भी देखना है और देखना है कि इस पर जुड़े हुए 2 ग्रुप कैसे हैं। अगर इस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप, मान लो एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, और ए और बी एक दूसरे के बराबर यानी समान नहीं है, तो फिर ये जीआई शो करने के लायक है। मगर एक कार्बन से ही काम नहीं चलेगा, आप दूसरा कार्बन भी देखिए, उस पर मान लो x जुड़ा हुआ है और इधर y जुड़ा हुआ है और x और y सेम नहीं है, तो ये भी जीआई करने के लायक है। और जब दोनों कार्बनों पर ये सिचुएशन आ जाए तो कंपाउंड जीआई शो करेगा। क्लियर? अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एल्कीन के लिए जीआई के लिए मस्ट कंडीशन हो गई है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनमें से प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों भी क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो ये एल्कीन जीआई शो कर सकता है। तो हम कहेंगे कि ये जीआई शो करेगा। ठीक, अब जरा ध्यान देना आप मेरी बात पर, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे मान लो ये एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ ए जुड़ा है और यहाँ बी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर भी ए जुड़ा है और इधर बी जुड़ा है। आप इस कार्बन को चेक करें, इंडिविजुअली कार्बन देखना है और उस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुपों को देखना है। क्या इस कार्बन पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर ऐसा है तो ये कार्बन जीआई शो करने के लायक है, मगर एक कार्बन से ऐसा नहीं होगा, डबल बॉन्डेड कार्बनों को आपको दोनों को ही देखना पड़ेगा। अब आप इसको देखो, इस पर जुड़े हुए ग्रुप क्या है, ए और बी, ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट है। और अगर ये दोनों भी डिफरेंट हैं तो ये कार्बन भी जीआई शो करने के लायक है। जब ऐसा हो कि दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाएं तो फिर कंपाउंड जीआई शो करेगा। तो इसके अंदर आप जीआई देखेंगे। ठीक, अब देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जरा देखो। मैं आपसे कहता हूँ कि इस एल्कीन को मैं 2 तरह से लिखता हूँ। एक मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, इधर लिखा A और इधर लिखा B, इधर लिखा A और इधर लिखा B, ठीक। और एक मैंने लिखा ऐसे C डबल बॉन्ड C, A B और इधर लिखा B और इधर लिखा A। क्या आपको फील हो रहा है कि ये दोनों ओरिएंटेशन अलग अलग हैं? कैसे? देखो जरा, क्या ये दोनों कंपाउंड एक ही है?
अलग अलग है। कैसे पता चलेगा? आप इस ए के रेस्पेक्ट में जो इसके सामने आता है उसकी पोजीशन देखो। ए के सामने ए है, जबकि यहाँ देखो ए के अपोजिट में ए चला गया ना। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप आता है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, यानी इन दोनों कंपाउंड में ओरिएंटेशन क्या है? अलग अलग है। ठीक, जब आप एल्कीन के अंदर ऐसा देखें कि सेम ग्रुप सेम साइड में आपको दिखाई दे जाए, दोनों सेम साइड में है, तो आप उसे सिस बोलेंगे, सिस यानी समपक्ष बोलेंगे। ठीक, और जब आप ये देखें कि सेम ग्रुप अपोजिट साइड में चले गए हैं तो आप उसे ट्रांस बोलेंगे यानी विपक्ष बोलेंगे। यानी जियोमेट्रिकल आइसोमर एल्कीन के केस में दो तरह के होंगे, एक सिस यानी समपक्ष होगा और दूसरा ट्रांस यानी विपक्ष। सिस जो होगा उसमें सेम ग्रुप सेम साइड होंगे और ट्रांस जो होगा उसमें सेम ग्रुप जो होंगे वो अपोजिट साइड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ब्यूटीन। अब मुझे बताया जाए ब्यूटीन में कार्बन कितने होंगे? 4। अब चूंकि एल्कीन है तो हाइड्रोजन जस्ट डबल होंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8। अब मैं ब्यूटीन दो तरह की लिख सकता हूँ। कैसे? कि कार्बन तो होंगे 4 ऐसे, और इधर भी 4 कार्बन, लेकिन मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं डबल बॉन्ड यहाँ बनाता हूँ, तो ये हो गया CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ मैं डबल बॉन्ड यहाँ बनाता हूँ तो CH3 CH CH CH3। क्लियर? अब जरा देखो यहाँ डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्या है? नंबर 1 2 3 4 नंबर 1 पर, और यहाँ डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्या है? जरा देखो 1 2 3 4 नंबर 2 पर। सही है, इसे कहते हैं हम लोग 1 ब्यूटीन, या आप इसको ब्यूट 1इन भी बुला सकते हैं, ब्यूट 1इन। ठीक, इसे कहोगे नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन, या आप इसे ब्यूट 2इन भी कह सकते हैं। ठीक, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना कि देखो ये एकदम सीधी चेन बनी हुई है, यहाँ भी एकदम सीधी सी चेन बनी हुई है। इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर है डबल बॉन्ड की पोजीशन का, यानी कनेक्टिविटी का अंतर है। कैसे? यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ नंबर 2 और नंबर 3 कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी कनेक्टिविटी अलग है, बॉन्डिंग अलग है। यहाँ 1 और 2 नंबर के कार्बन में है डबल बॉन्डिंग, जबकि यहाँ 2 और 3 नंबर के कार्बन में है डबल बॉन्डिंग। इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर की। ठीक, तो अब हम लोग इंडिविजुअली चेक करते हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं कर सकता, या दोनों ही कर सकते हैं। तो पहले आप इस पर गौर करें, क्या कंडीशन है एल्कीन के अंदर जीआई शो करने के लिए? पहली कंडीशन है कि भाई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होता है वो आपको पता है। कब होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? जब डबल बॉन्ड हो या साइक्लिक हो। तो यहाँ आपको डबल बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है दोनों में, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। दूसरा, डबल बॉन्डेड जो एटम होता है उस पर जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो जरा, पहले मैं इस कार्बन को बना रहा हूँ, बना दिया, इससे क्या जुड़े हुए? 2H, फिर ये डबल बॉन्ड, सही है। फिर मैं इस कार्बन को बना रहा हूँ, इससे क्या जुड़ा हुआ? 1H, और दूसरा क्या है? CH2 CH3, तो ये हो गया CH2 CH3। ठीक है, मुझे मालूम है कि यहाँ रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, लेकिन एल्कीन के अंदर कंडीशन है कि ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम शुड हैव इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप और एटम, यानी प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप या एटम रखना चाहिए, मगर यहाँ कार्बन से दोनों सेम हाइड्रोजन जुड़े हैं। क्या ये कार्बन जीआई के लायक है? नहीं है। अब मुझे पता है कि दोनों को ही जीआई के लायक होना चाहिए था, तब जीआई आती। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको दिखाई देने वाली नहीं है। हाँ, ये जीआई के लायक है क्योंकि इससे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक H है और दूसरा CH2 CH3 है, बट एक कार्बन से जीआई नहीं आएगी। ईच डबल बॉन्डेड, प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐसा होना चाहिए था, 2 डिफरेंट ग्रुप आने चाहिए थे। इसका मतलब इसके अंदर जीआई का केस नहीं बनता। क्लियर है? अब इसको चेक करें।
आप सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन ही देखें। ये कार्बन देखो C क्या जुड़ा है H, क्या जुड़ा है CH3, H है और CH3, H और CH3। फिर ये डबल बॉन्ड से इससे जुड़ा है, इस पर क्या जुड़ा है H और CH3। क्या रोटेशन लॉक है? बिल्कुल लॉक है, डबल बॉन्ड है तो लॉक हो जाएगा। अच्छा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है और उस पर ग्रुप कैसे हैं। H और CH3 डिफरेंट हैं, H और CH3 डिफरेंट हैं। ये कार्बन भी GI के लायक है और ये कार्बन भी GI के लायक है। इसका मतलब ये कंपाउंड GI शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं चाहता तो देखो इसको यहीं से स्टार्ट कर सकता था कि मैं सीधा एग्जांपल ले लेता 2 ब्यूटीन और आपसे कहता कि 2 ब्यूटीन GI शो करता है, बट मैंने इसको पूरा लिया कि ब्यूटीन जो है वो 1 ब्यूटीन भी हो सकता है और 2 ब्यूटीन हो सकता है। 1 और 2 आपस में स्ट्रक्चरल होते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी में अंतर है। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है और 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उस वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमर में काउंट होंगे। 1 ब्यूटीन को जब हमने देखा तो हमने पाया कि डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम एटम आ गए हैं, इसलिए ये GI शो नहीं कर सकता, तो यहाँ GI का केस नहीं बनेगा। मगर जब हमने 2 ब्यूटीन को देखा तो हमने देखा कि यहाँ जो प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन है वो डिफरेंट ग्रुप रखता है। डिफरेंट से मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तो H और CH3 डिफरेंट है, यहाँ भी H और CH3 डिफरेंट है, तो 2 ब्यूटीन GI शो करेगा। अब करेगा तो कैसे? ध्यान दें, हम लोग ब्यूट 2 इन की बात कर रहे हैं, मतलब 2 ब्यूटीन की बात कर रहे हैं, और 2 ब्यूटीन इस तरह का होगा जिसमें दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? तभी तो इसका नाम 2 है, 2 ब्यूटीन। नंबर 2 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 2 लगाया है। अब देखो इसको मैं 2 तरह से लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं डबल बॉन्डेड कार्बन लिखता हूँ, इधर H लिखता हूँ, इधर CH3। इस कार्बन से H और CH3 जुड़े हैं, इस कार्बन से भी H और CH3, तो इधर लिख दिया H और इधर लिख दिया CH3, ठीक है। फिर मैं एक दूसरा ओरिएंटेशन लिखता हूँ जिसमें इधर H है, इधर CH3 है, इधर CH3 है और इधर क्या है H। क्या ये दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? रेस्पेक्टिव पोजीशन चेक किया करें। H के जस्ट सामने H है, H के जस्ट अपोजिट में H है, मतलब सेम तो नहीं है, डिफरेंट है। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? सिस, समपक्ष। और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? ट्रांस, यानी विपक्ष बोल देते हैं। तो 2 ब्यूटीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। और उसकी 2 फॉर्म होगी, एक सिस और दूसरी ट्रांस। खास बात यह है कि सिस को आप ट्रांस में और ट्रांस को आप सिस में चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज तो कर सकते हैं बट रूम टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको चेंज करना है, इंटर कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पिछली क्लास में हमने बताया है, इसको फिक्स रखते हुए इसको रोटेट करना पड़ेगा। जब रोटेट करेंगे तो CH3 ऊपर और H नीचे। CH3 ऊपर तो यहाँ दिखाई दे जाएगा, H नीचे तो यहाँ दिखाई दे जाएगा, इसका मतलब ये इसमें बदल जाएगा। मगर आपको तो पता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो रोटेशन लॉक्ड होता है, इसलिए ये कंपाउंड खुद ऐसा नहीं कर सकता कि ये इस कार्बन को फिक्स रखते हुए और इस कार्बन को रोटेट कर दे और इसमें बदल जाए। ऐसा खुद नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। हो सकता है अगर आप इस डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल कर दें, सिंगल कर देंगे तो रोटेशन हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा, मगर उस केस में आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी की नीड होगी। और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर पर इस मॉलिक्यूल को मिलने वाली नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल स्वतः इसमें चेंज नहीं हो सकता, यानी ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। याद रखेंगे, हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं 1-2। देखो मैं एक कंपाउंड लेता हूँ इस तरह का, पहले तो आप इसका नाम बताएं, नंबरिंग करें। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट कहिएगा, डबल बॉन्ड 2 पर है तो ब्यूट 2 इन कहिएगा। 1 और 4 पर, 1 और 4 पर COOH ग्रुप है, कितने हो गए? 2। कौन कौन सी पोजीशन? 1 4 पर, ठीक है। COOH के लिए सफिक्स क्या होता है? तो COOH के लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड, चूंकि 2 हैं तो डाई ओइक एसिड हम लोग इसका नाम बोल देंगे। ये सारी बातें हम लोग 11th में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे फिर से भी मैंने आपको बता दिया है कि 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा देना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबर 2 की है तो 2 इन कह देना है। 2 COOH है, COOH के लिए सफिक्स यानी अनुलग्न जो होता है वो ओइक एसिड होता है। COOH नंबर 1 और 4 पर है तो 1 4, 2 है तो डाई ओइक एसिड, ये इसका लाभ हो सकता है, ठीक। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये GI शो करेगा? तो भैया आपको क्या करना है, आपको फिर से डबल बॉन्डेड एटम को देखना है। देखो जरा,
ये वाला आइटम देखो डबल बॉन्ड से इधर जुड़ा हुआ है, इस पर क्या है H और COOH, तो एक तरफ H लिख दूँ और एक तरफ क्या लिख दूँ COOH। अब इसको देखो, इससे क्या जुड़ा हुआ है H और COOH। क्या ये कार्बन Gi की कंडीशन फुलफिल करता है? रोटेशन लॉक है, बिल्कुल है, डबल बॉन्डेड है तो लॉक है। इस कार्बन पर इंडिविजुअली जो ग्रुप जुड़े हैं वो सेम है या डिफरेंट है? H और COOH दोनों ही डिफरेंट है, सही है, सेम हियर, वही बात यहाँ है, रोटेशन लॉक है, H और COOH दो डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब Gi शो करेगा। Gi शो करेगा तो डेफिनेटली इसकी कोई दूसरी फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, भाई दूसरा रूप बनेगा तभी तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के Gi हैं, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर है। अब आइसोमर होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल की दूसरी फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूल की दूसरी फॉर्म होनी चाहिए, मगर वो उससे प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर ये Gi शो कर रहा है तो इसकी दूसरी फॉर्म भी तो होनी चाहिए ना, तो दूसरी फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो C, मैं इधर लिख रहा हूँ H और इधर लिख रहा हूँ मैं COOH और इधर लिख रहा हूँ COOH और इधर लिख रहा हूँ H। जरा नोट करें क्या दोनों सेम है या डिफरेंट हैं, जरा देखें भाई, यहाँ H है, इस H के जस्ट सामने H है, सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, क्या बोलोगे, सिस, सही है। यहाँ देखो ये H है, H के अपोजिट में H है, बोलो है कि नहीं है, सही है, ये भी H है और H के अपोजिट में H है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांस है। जरूरी नहीं है H, देखो COOH देख सकते हो, COOH, सही है, इसके अपोजिट में भी क्या है, COOH है कि नहीं है, H के अपोजिट में H, COOH के अपोजिट में COOH, मीन्स ये ट्रांस है, ट्रांस मतलब विपक्ष है। और ये क्या है, सिस है, क्यों, H और H सेम साइड है, COOH और COOH भी सेम साइड है कि नहीं है, तो ये सिस फॉर्म होगी और ये कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस फॉर्म होगी, ठीक। ध्यान रहे कि इसकी सिस फॉर्म का एक नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है, और वो नाम होता है मैलिक एसिड। क्या नाम होता है, मैलिक एसिड, सिस वाली फॉर्म का। ट्रांस वाली फॉर्म का भी एक नाम होता है और वो नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि अक्सर वो सिस ट्रांस ना कहकर मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड बोलता है। तो मैलिक एसिड कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर है। सिस का मतलब H और H कहाँ होंगे, सेम साइड, COOH और COOH कहाँ होंगे, सेम साइड। और फ्यूमेरिक एसिड कैसा आइसोमर है, ट्रांस है, मतलब COOH और COOH अपोजिट होंगे, H और H भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्लियर है सबके दिमाग में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो जरा, ये फॉर्मूला है ना, तो इसमें दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो, जो डबल बॉन्डेड है, तो एक और एक, दो डबल बॉन्डेड कार्बन लिख दिया। अब देखो इस कार्बन से देखो, एक H जुड़ा है और एक COOH, तो एक साइड में H जोड़ दो और एक साइड में COOH जोड़ दो, सही है। इस वाले कार्बन को देखो क्या जुड़ा है, H, तो एक साइड में H जोड़ दो और एक साइड में COOH जोड़ दो, सही है। अब देखो H और H कहाँ है, सेम साइड में, सेम साइड में मतलब कौन सा है, सिस है, और सिस है तो क्या नाम देना चाहिए, सिस है तो नाम देना चाहिए मैलिक एसिड, तो ये तो है मैलिक एसिड। दूसरा अगर आपको करना है तो रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो जाएगी, H की अपोजिट में H चला जाएगा, मतलब C डबल बॉन्ड C, इधर H है और इधर है COOH, इधर भी आ गया COOH और इधर आ गया H, H और H अपोजिट चले गए, मतलब ट्रांस हो गया ये। और अगर ये ट्रांस है तो ट्रांस को क्या नाम देते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये कौन सा एसिड है, फ्यूमेरिक, ट्रांस है, सिस है, क्या नाम है, मैलिक एसिड होता है। क्लियर है सबके दिमाग में, ठीक। और बात करते हैं, देखो मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, मान लो मैंने ऐसे एक कंपाउंड लिया है, इस पर H जुड़ा है, इस पर CH3 जुड़ा है, इधर Cl जुड़ा है, इधर C2H5 जुड़ा है। पहला सवाल तो मेरा ये है, क्या ये Gi शो करेगा, तो कंडीशन चेक करो, इस कार्बन को देखो, क्या रोटेशन लॉक है, ऑब्वियसली लॉक है क्योंकि डबल बॉन्ड है। अच्छा, इस कार्बन से इंडिविजुअली जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, सही है, मतलब Gi के काबिल है। इसको देखो, रोटेशन तो लॉक है, डबल बॉन्डेड है, इससे इंडिविजुअली कौन कौन जुड़ा है, Cl और C2H5, ये दोनों भी कैसे हैं, डिफरेंट हैं। और अगर कार्बन से यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट हों तो वो कार्बन Gi कर सकता है, मतलब दोनों कार्बन Gi के लायक हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड Gi शो करेगा,
करेगा कि नहीं करेगा? अब ये GI शो करेगा तो इसके भी दो डिफरेंट फॉर्म होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मतलब इसकी भी कोई दूसरी फॉर्म तो होगी, तभी तो हम कहेंगे कि ये उसका क्या है, GI है, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुने और समझें। मैं इसकी दो फॉर्म लिखता हूँ, देखो जरा, C2H5 और H और CH3, ये लिख दिया मैंने। और दूसरा मैं लिखता हूँ C+O Cl, इधर मैं CH3 कर देता हूँ, इधर H कर देता हूँ और इधर C2H5। ठीक है, सोच कर बताएं क्या दोनों सेम है या अलग अलग हैं? तो आप क्या देखेंगे, देखो अब यहाँ एक खास बात है। क्या खास बात है कि चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब यहाँ जो जुड़े हैं HCH3 है, यहाँ जो जुड़े हैं Cl C2H5 है। ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको सेम टाइप का सेट दिखाई दे, मतलब इस कार्बन पर जो सेट है वही सेट आपको यहाँ दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। चारों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं बस वही बता रहा हूँ कि जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं तो भी GI का केस बन जाता है। अब कंपेयर कैसे करोगे? किसी एक के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर लो। जैसे आपने कहा भाई मैं तो Cl के रेस्पेक्ट में कंपेयर करूंगा कि Cl के रेस्पेक्ट में और ग्रुप की क्या पोजीशन है। तो देख लो भैया, यहाँ Cl के सामने क्या है, H है कि नहीं है? और यहाँ Cl के सामने H तो नहीं है, Cl के अपोजिट में H चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? तो आप मुझे खुद बताओ क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। आप कंपेयर करो Cl के सामने H, जबकि Cl के अपोजिट में है H। Cl के सामने कौन है, CH3 यहाँ पर, जबकि यहाँ Cl के अपोजिट में क्या है, CH3 है। बोला है कि नहीं है? तो इन जनरल अगर आपसे कोई कह दे कि इस तरह का कंपाउंड है जिस पर यहाँ A जुड़ा है, यहाँ B, यहाँ X जुड़ा है और यहाँ Y, A और B अलग अलग हैं, X और Y अलग अलग हैं, तो क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा? तो आप कहेंगे कि ऐसे GI शो करेगा। ठीक, लेकिन अब इनको हम सिस और ट्रांस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे सिस ट्रांस? क्योंकि सिस ट्रांस कहने के लिए तो दो ग्रुप सेम होने चाहिए ना। सिस किसको कहते हैं? जब सेम ग्रुप सेम साइड हो। ट्रांस किसको कहते हैं? जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो। जैसे अभी अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया HCH3 2 ब्यूटीन वाला, आपका फेवरेट एग्जांपल ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ इस पर भी H है और इस पर भी H है, तो कंपेयर किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि सेम ग्रुप सेम साइड है, मतलब सिस है। इसकी दूसरी फॉर्म में लिखूं तो C डबल बॉन्ड C CH3, इधर हो गया H, इधर H और इधर हो गया CH3, तो ये H और ये H अपोजिट चले गए, तो कौन सा हो गया, ट्रांस। तो कंपेयर आप कैसे कर रहे हो कि सेम ग्रुप प्रेजेंट है, यानी इस कार्बन पर और इस कार्बन पर सेम टाइप के ग्रुप हैं, इसलिए दोनों को देखकर बताया जा सकता है कि सेम ग्रुप सेम साइड गए, सिस हुआ, सेम ग्रुप अपोजिट चले गए, ट्रांस हुआ। लेकिन यहाँ चारों ही ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि सेम ग्रुप सेम साइड है या सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, ऐसा नहीं कह सकते। बट ये डिफरेंट फॉर्म तो है, GI तो ये है, मगर इनको आप सिस और ट्रांस नहीं कहेंगे, क्योंकि सिस ट्रांस कहने के लिए सेम ग्रुप होने चाहिए, कम से कम दोनों कार्बनों पर एक एक ग्रुप तो सेम हो, ताकि हम कहें कि दोनों कार्बनों के जो सेम ग्रुप हैं अगर वो सेम साइड आ जाएं तो सिस, और अगर वो अपोजिट चले जाएं तो ट्रांस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मगर GI है। एक्चुअली इस केस में हम लोग इनकी नेमिंग करते हैं EZ। क्या नेमिंग करते हैं? EZ, जिस पर मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन ये GI शो कर सकता है। क्लियर है? देखो अगर आपको कभी जियोमेट्रिकल आइसोमर लिखने पड़ जाए तो आप क्या करना, देखो जैसे मैं ये आपसे कहता हूँ कि ये A है और ये क्या है, B है, और ये A है और ये क्या है, B है, तो आपको कुछ नहीं करना, किसी एक कार्बन पर ग्रुप को आपको अपोजिट कर देना है। अपोजिट मतलब बस कुछ नहीं करना, दूसरी फॉर्म लिखनी है ना, तो इस A को नीचे लिख देना और इस B को ऊपर लिख देना, इसको ऊपर और इसको नीचे। अगर आप ऐसे लिखोगे तो दूसरी फॉर्म अपने आप बन जाएगी, ये है A B और ऊपर आ जाएगा B और नीचे आ जाएगा A। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप खुद चेक कर लो, यहाँ A के सामने क्या है, A, मतलब कौन सा आइसोमर है, सिस, और यहाँ A के अपोजिट में क्या है, A, ये कौन सा आइसोमर है, ट्रांस, है कि नहीं है? तो अब मैं आपसे कहूँ कि 2-पेंटीन कोई कंपाउंड है, इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर आप लिख करके मुझे बताएं। तो पहले तो आप इसकी स्ट्रक्चर देख लें भैया। पेंटीन में कार्बन कितने होंगे, 5, तो 5 कार्बन लिखो, सही है। अब मैं कह रहा हूँ 2-पेंटीन, इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, तो डबल बॉन्ड है दूसरे पर। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, सही है। डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो नंबर 2 है कि नहीं है? बाकी अब हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, वो आपको आता होगा। एक बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन लगाओ, 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1,
2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 टोटल 4 ही तो करने, 1 बॉन्ड बना रखा है 3, सही है। अब आप क्या करें, इसकी GI लिखने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन को सबसे पहले लिखें, पहले इस कार्बन को लिख दो और फिर इस वाले कार्बन को लिख दिया। अब इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, H, तो एक H लिखें, दूसरा CH3 लिखें। इससे कौन जुड़ा हुआ है, H, तो एक H लिखें, दूसरा ये पूरा ग्रुप है तो पूरे ग्रुप को लिख दें CH2 CH3, सही है। कंपेयर करने वाली पोजीशन है बिल्कुल, देखो GI तो शो करेगा ना, क्योंकि H CH3 डिफरेंट है, H CH2 CH3 डिफरेंट, आपस में डिफरेंट हैं, आपस में डिफरेंट, यहाँ सेम हो चलेगा। एक कार्बन पर उपस्थित दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए, इस पर उपस्थित दोनों समूह अलग हैं, इस पर उपस्थित दोनों समूह अलग हैं, यानी ये GI तो करेगा। तो अब मुझे इसकी दूसरी फॉर्म लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक कार्बन के ग्रुपों को ऊपर नीचे कर दूंगा, CH3 को ऊपर और H को नीचे, बाकी सब सेम रखूँगा। तो देखो H CH3 CH2 और इधर ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 और नीचे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा। अब कंपेयर करो, H के जस्ट सामने H, सेम ग्रुप सेम साइड, कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस। H के जस्ट अपोजिट में H, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, कौन सी फॉर्म बनेगी, ट्रांस बनेगी, ठीक है। तो कभी आपको GI लिखना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस मॉलिक्यूल को लिखेंगे, सही स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर डबल बॉन्डेड एटम्स को लिखेंगे और डबल बॉन्डेड एटम से जुड़े हुए ग्रुपों को उनसे जोड़ते हुए लिख देंगे, ठीक है। एक आइसोमर अपने आप लिख दिया जाएगा। दूसरा लिखना हो तो किसी भी एक कार्बन के दोनों ग्रुपों को अपोजिट कर देना, वो दूसरी फॉर्म हो जाएगी। कंपेयर करना हो तो सेम ग्रुप सेम साइड दिख जाए तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट दिख जाए तो ट्रांस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन पर उपस्थित जो ग्रुप हैं, इधर मान लो Cl है, इधर मान लो Br है, इधर मान लो H है और इधर मान लो CH3 है। बोला है कि नहीं है। अब इस कार्बन पर उपस्थित दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इस कार्बन पर उपस्थित दोनों ग्रुप भी अलग अलग हैं, है कि नहीं, मतलब GI तो शो होगी, लेकिन चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए कंपेयर आप नहीं कर सकते। कैसे कंपेयर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि H के सामने H आ गया, सिस हो गया, H के अपोजिट H चला गया, ट्रांस हो गया। क्यों, H के लिए दूसरा H तो है ही नहीं, तो मैं कैसे कहूँगा कि H के सामने या H के अपोजिट H चला गया है। Cl के लिए दूसरा Cl तो है ही नहीं, तो मैं कैसे कहूँगा कि Cl के सामने Cl आ गया या Cl के अपोजिट Cl चला गया। मतलब चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, मगर GI तो होगी। आप इसका GI लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, आपको वही काम करना है, ये ऊपर और ये नीचे कर देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, CH3, ठीक है, इसको क्या करें, ऊपर Br और नीचे करें Cl। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो कंपेयर तो आप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ H की तरफ कौन है, Cl, जबकि अब H की तरफ कौन है, Br, है कि नहीं है। इसका मतलब रेस्पेक्टिव पोजीशन तो चेंज हो चुकी है, लेकिन अब इनको सिस और ट्रांस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिस ट्रांस कहने के लिए कम से कम 2 ग्रुप सेम होने चाहिए थे, जैसे H और H, सही है। यहाँ ऐसा नहीं है, इनको हम लोग EZ कहते हैं। क्या कहते हैं, EZ, जिन पर आने वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। बट चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो ना तो भी GI आ जाती है। लिख तो दोनों की GI सकते हो, बस ऊपर नीचे कर देना, ठीक है। इसकी दूसरी फॉर्म अपने आप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। नाम कैसे देंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है।